हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर को हम जो है बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यार से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम WPS खोल लेते हैं, इस पर हम जाएंगे। तो इस पर यहाँ पे ये देखिए ये आ जाता है ये ऑप्शन, इस पर आप ना इस पर जाके कर दीजिए, अपने आप आ जाए। तो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम एंडिंग में पढ़ेंगे सब करके, ठीक है। और आपका जो एक है कि कैलकुलेशन, राइटिंग अ फार्मूला, राइटिंग केमिकल फार्मूला, या फिर जो हमारा है एक केमिकल फार्मूला के नेम दिए जाते हैं और उनका आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना होता है। तो वो जो है वो दूसरी एक टीचर है वो देंगी आपको। तो शायद वो मैं ना दूँ, कोई और देगा आपको और वो बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो चैप्टर नंबर 3 अब अभी शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें हम जो है पढ़ेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लॉज क्या होते हैं, डिफरेंट सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम रीड करते करते चलते हैं। Ancient Greek philosophers have wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. An Indian philosopher, Maharishi Kannad, postulated that if we go on dividing matter, that is Padarth, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a time will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. तो जो है अभी मुझे थोड़ी सर्दी हो रही है, तो शायद आपको जो वॉइस है वो थोड़ी अलग आ सकती है, क्योंकि बोलना डिफ़िकल्ट होता है, कफ है इसलिए। तो एक एशियन फ़िलासफ़र थे महर्षि कन्नड़, एक एशियन फ़िलासफ़र थे महर्षि कन्नड़। उन्होंने पोस्टुलेट किया कि अगर हम एक मैटर को डिवाइड करते जाए तो हम एक स्मॉलर क्वांटिटी पे पहुँचेंगे, हम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे पहुँचेंगे जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उस पार्टिकल को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ओके। एंड एक ऐसा टाइम आएगा स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उनने इस पार्टिकल को नाम दिया परमाणु। पदार्थ को मैटर कहते हैं, मैटर को पदार्थ कहते हैं। और जब हम उस पदार्थ को, मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाएं तो हम एक स्टेज पे पहुंचते हैं जब वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल, एक ऐसा छोटा सा पार्टिकल मिलता है और उसको इनने नाम दे दिया, महर्षि कन्नड़ इंडियन फ़िलासफ़र जो है उनने नाम दे दिया परमाणु। अब दूसरे फ़िलासफ़र आए, पकुड़ा कत्यायामा। उनने एलॉबरेट किया कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में, ये अकेले कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इनमें कोई ना पार्टिकल या फिर जो भी उनके लिए यूज़फुल हो या जो भी उनके साथ सूट करे, जो भी हो, लेकिन वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही हमें दिखेंगे, वो कभी भी अकेले नहीं होगा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। अब इसी से मेरा के अंदर दो ग्रीक फ़िलासफ़र आए, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। ल्यूसिपस ने सजेस्ट किया कि अगर हम मैटर को, पदार्थ को अगर हम डिवाइड करते जाएं तो किस स्टेज आएगी कि हमें एक पार्टिकल मिलेगा जो डिवाइड फर्दर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और डेमोक्रिटस ने बोला कि इन पार्टिकल, ये जो इनडिवाइजेबल पार्टिकल है उनको हम कहते हैं एटम्स, उनको हम क्या कहते हैं, एटम। तो
अभी हमें एक कण तो समझ में आ गया, मतलब एटम का हमें छोटा सा पार्ट समझ में आ गया कि एटम एक इंडिविजिबल जो भी आप समझो, इंडिविजिबल पार्टिकल है। इतना हमें एक पॉइंट सिर्फ मिला, ये पूरा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज़ ये बिल्कुल लिख के ना आए अपना आधा अधूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशंस एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दिस आइडियाज कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तक ये आइडियाज चलते रहे बिना किसी केमिकल उसके एक्सपेरिमेंट किए बिना पता चल गया था कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। अब 18th सेंचुरी के बाद और नए नए साइंटिस्ट आए, उनने और डिफरेंसेस फाइंड किए और उनने बोला कि एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस है क्या, एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है। और वहीं उनने बोला कि अगर हम एलिमेंट या फिर किसी कंपाउंड को फिर किसी भी एलिमेंट के साथ कुछ अगर हम मिक्स करते हैं, अगर हम उसको कंबाइन करते हैं, तो वो क्या फॉर्म होता है, होता भी है या नहीं होता है। इसके बेसिस पे एक थोड़ी उनमें अकल आई, कुछ साइंटिस्ट और हुए डेवलप। पता नहीं साइंटिस्ट ही क्यों डेवलप होते हैं, लेकिन ठीक है, हमारे लिए भी अच्छा है, लेकिन हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ना, इसीलिए। तो अब जो थे, मैं इसको मार्क नहीं करूँगी, मैं ऐसे कर दे रही हूँ, अभी हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो एंटोनी लवोसियर थे, उनने ना 2 लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशंस के, 2 लॉज दिए। केमिकल कॉम्बिनेशंस मतलब अगर कोई प्रोडक्ट ए है, अगर हम उसको बी प्रोडक्ट के साथ मिला रहे हैं, अगर हम ए प्रोडक्ट को बी प्रोडक्ट के साथ मिला रहे हैं, तो हमें जब कोई नया सब्सटेंस सी मिलता है, जब कोई भी एलिमेंट, कोई कुछ भी प्रोडक्ट हमें अगर सी मिलता है, इसको हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन, मीन्स न्यू सब्सटेंस फॉर्म होना। तो ए प्लस बी को जब हमने प्लस किया, तो हमें क्या मिला, सी मिला, ठीक है। तो 2 लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। अब वो 2 लॉ क्या थे वो अभी हम पढ़ेंगे। The following 2 laws of chemical combination were established after much experimentations by Lavoisier and Joseph L. Proust। तो प्रॉस्ट ने और लवोसियर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इन लॉज को बनाने में, तब जाके उन्हें फाइनली जो है लॉ मिला, जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था वो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज देयर चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस? अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या कोई चेंज होगा मास में? जैसे जो प्रोडक्ट ए था उसका मास कुछ 15 kg था, समझ लो। एग्जाम्पल से बताते हैं इस क्वेश्चन का मतलब बता रहे हैं, आंसर अभी हम नहीं बता रहे। अगर कोई प्रोडक्ट का, समझ लो ए प्रोडक्ट का जो मास है वो हमारे पास 15 kg है और बी प्रोडक्ट का जो मास है वो भी हमारे पास 15 kg है, दोनों एलिमेंट्स हैं। अगर हम इन एलिमेंट को कंबाइन कर दें, अगर हम इन एलिमेंट्स को कंबाइन कर दें, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो जो इनका ये जो मास है, ये जो मास है 15 kg, क्या ये चेंज हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन है, देखते हैं सेम रहता है कि चेंज होता है। एक एक्टिविटी के थ्रू, एक्टिविटी 3.1, ठीक है। तो ये जो है आप टीचर की मदद से करिएगा। टेक वन ऑफ द फॉलोइंग, सेट एक्स इन वाई ऑफ द केमिकल्स। एक्स एंड वाई कोई भी केमिकल्स के नाम ले लो। तो 2 साइड्स हैं। पहले एक्स के कोऑर्डिनेशन में, एक्स में है पहला कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, लीड नाइट्रेट। वाई में है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड।
नाउ अगर आप इन दोनों को कंबाइन करो, इन दोनों को कंबाइन करो, इन दोनों को कंबाइन करो, किसी भी को भी कंबाइन करके देख लो, सब एलिमेंट्स है, ठीक है। नाउ प्रिपेयर सेपरेटली 500 सॉल्यूशन ऑफ एनी पेयर ऑफ सब्सटेंस लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई इन वाटर। पानी में आप क्या करो, 5% का सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है। कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन लेना है, सेकंड लेना है, थर्ड लेना है, और सेकंड फर्स्ट लेना है, जो भी लेना है आप ले लो। और फिर ना 5% उसको सॉल्यूशन बना लो वाटर में डाल के, ठीक है। नाउ टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वाई इन कोनिकल फ्लैक्स। कोनिकल फ्लैक्स जो ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसा, ठीक है। ये कोनिकल फ्लैक्स होता है, इसमें वाटर है। अब ना जो वाई का सॉल्यूशन है वो इसमें डाल दो थोड़ा सा, और जो सॉल्यूशन एक्स है उसको एक इग्निशन ट्यूब में रख लो। इग्निशन ट्यूब जो होता है टेम्परेचर का शायद होता है, नहीं ऐसा होता है, ठीक है। उस पर कुछ मार्क्स रहते स्केल टाइप से, उसमें एक सॉल्यूशन डाल लो। नाउ जो इग्निशन ट्यूब है उसको जो है फ्लैक्स के अंदर केयरफुली टांग दो, ठीक है। उसको मिक्स नहीं करना, आपको केयरफुली टांगना है। और आपने देखा होगा शायद आपके लैब्स में आपको ले गए होंगे तो वहाँ एक्सपेरिमेंट कराया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो वहाँ पे वो मैम क्या करती हैं, जो भी सर जो भी आपका लेते हैं वो क्या करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, उसमें कोई भी सॉल्यूशन डाल देते हैं। उस सॉल्यूशन के ऊपर एक वाइट कलर का कैप या जो ब्राउन कलर के कैप्स भी होते हैं उन्हें डाल देते हैं, जिससे जो है बाहर से जो एयर है वो उसमें जाए ना, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन डल गया वैसे आप उसको उसमें डाल दो, ठीक है। फिर मिक्स नहीं करना है, आपको कॉर्क रख देना है। कॉर्क यही होता है, ठीक है। ये देखो ये कॉर्क है, ये थ्रेड है, थ्रेड से बांध के आपको एक्स ट्यूब को यहाँ रखना है और वाई ट्यूब को तो डालना ही है। फिर weigh the flask with its content carefully। अब आपको क्या करना है, फ्लास्क जो है उसको पकड़ के रखना है थ्रेड से, थ्रेड की मदद से आप जो फ्लास्क है उसको पकड़ के रखो। अब जो है tilt या swirl the flask so that the solution x and y get mixed। अब क्या करो, आप अब जो आपके पास सॉल्यूशन x एंड y है और जो आपका सॉल्यूशन x है वो आपने कहाँ डाला है, ट्यूब में डाला, इग्निशन ट्यूब में डाला है। अब उसको पलट दो, ठीक है। अब आप जब उसको पलट दोगे तो x एंड y, x प्लस वाई, एक्स एंड y जो है वो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और एक सॉल्यूशन ज़रूर बनाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन ज़रूर बनाएंगे। अब जो है आप उनको अच्छे से, अब क्या करो, व्हाट हैपन्स इन द रिएक्शन, रिएक्शन में होता क्या है। डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? व्हाई वुड वी पुट द कॉर्क ऑन द माउथ? डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड कंटेंट चेंज? ये सारे क्वेश्चन हमें तभी पता चलेंगे जब आप ये प्रैक्टिकली करो, क्योंकि ऐसे तो कोई हो नहीं सकता, मेरे से तो नहीं हो सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो मास है वो ना ही क्रिएट हो सकता है, ना ही फिर से बन सकता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मास तो बिल्कुल भी चेंज हुआ नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन ने ज़रूर टेक प्लेस किया होगा। और इसका आंसर जो है आप मुझे फाइंड करके कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इनने सिर्फ इतना सा दिया है बुक में, लेकिन असलियत में अगर हम इसको समझें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इक्वल होगा
टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। जितना मास उस रिएक्टेंट का होगा जो रिएक्ट करने वाला है, वही जब वो रिएक्ट करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसका मास भी उसके इक्वल होगा। ठीक है, ये स्टेट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यही था ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, तो ये स्टेट करता है कि अगर है कोई लॉ तो उसमें जो टोटल मास है, जो मास जो है वो रिएक्टेंट का जो मास है, ये मास है, इसमें एरो डाल दिया, यहाँ पे भी एरो डाल दिया, मतलब मास को दोनों डिफर वो कर रहे हैं। पी भी इसको बता रही है मास को अपने, और आर भी इसके मास को बता रहे हैं। तो जो आर और जो पी है उसका मास इक्वल होगा। तो आप ऐसे फॉर्मूला बना सकते हो अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो ऐसे वे में। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास से इक्वल होगा। जो रिएक्टेंट का मास है, रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास से सेम होगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट के मास से सेम होगा। ये था। भी एक और एग्जाम्पल से समझते हैं मैं कैसे किसी का मास हो सकता है। अब आपने देखा होगा कि जब भी आप फायर वायर जलाते हो, ड्राइंग बहुत घटिया है हमारी, कोई बात नहीं, बनाने की कोशिश करेंगे आज हम। थोड़ी सी ना रेड रेड कर देते हैं, आँख होती है ना रेड रेड। ठीक है, ओके। सो जब हम वुड जलाते हैं, जब हम लकड़ी जलाते हैं तो आग लगती है। जब आग लगती है तो आप सोचते होगे ये थोड़ी ईंट है, ठीक है, ईंट ऐसे आग लगाते हो ना आप, कभी कभी देखा होगा। वहाँ पे अब आप क्या प्रेजेंट रह जाता है, यहाँ पे क्या बच जाता है, ऐश बच जाता है, ऐश बच जाता है। अब ये जो ऐश है वही बचता है। अब आप बोलोगे कि जो ऐश का मास है, जो ऐश का जो मास है वो वुड के मास से तो कम है, क्योंकि वुड तो इतनी भारी होती है और ऐश कम होती है वेट में। तो कैसे जो मास है वो सेम हो सकता है? तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अब ये जो ऐश है हमारे पास बच्चों, ये जो ऐश है वो अकेला ऐश तो होगा नहीं, उसके साथ और भी हैं, उसके साथ ऑक्सीजन है, अदर गैसेस हैं, उसके साथ वाटर वेपर्स हैं, उसके साथ सब कुछ है, CO2 है, सब कुछ है उसके पास। तो वो अपने साथ गैसेस को भी छोड़ती है। आप जो धुआं देखते हो और या वाटर वेपर जो थोड़ी भाप भाप पानी टाइप सा कुछ निकलता है, अगर आप हाथ रखते हो उस पर, वो देखते हो, वो सब क्या है, वो इसके साथ प्रेजेंट रहता है। तो उसका अगर हम मास, उस सब का मास अगर हम देखें तो वो इस वुड के मास से सेम ही है, इसके मास से वो सेम ही है, सेम ही हो जाएगा। इसीलिए कहा है कि जो प्रोडक्ट का जो रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट के मास से क्या होगा, सेम होगा। जो रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट के मास से सेम होगा। अब सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता है? अब जो लेवोसियर है उनने दूसरे साइंटिस्ट के साथ ये नोट किया कि जो कंपाउंड है composed of two more elements and each such compound had the same elements in the same proportion irrespective of where the compound came from or who prepared it। देखो, लेवोसियर भाई साहब जो थे उन्हें शांति नहीं हुई, उन्हें और पढ़ाई करवानी थी, डीप जाना था, तो उनने ना नोटिस कर लिया, नोटिस कर ही लिया, ठीक है। उनने नोटिस कर लिया कि जो कंपाउंड है वो एलिमेंट से बनते हैं और वो सेम प्रपोर्शन में डलते हैं, डिफरेंट प्रपोर्शन में नहीं डलते, चाहे वो किसी भी इंसान ने बनाया हो, चाहे वो कहीं से भी आया हो, ठीक है। इफ़ अ कंपाउंड सच इज़ वाटर, वाटर एक कंपाउंड है, अगर हम उसका रेशियो लें और मास ऑफ हाइड्रोजन है मास ऑफ ऑक्सीजन ले तो वो होता है 1:8,
वैसे होता है 2:16। टोटल अगर हम देखें तो 2:16 है। H2O होता है, देखो समझो इसको, जो है ये भी मुझे फ्रेंड ने बहुत पहले समझाया था, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे समझाया था अभी, तो उससे ही मैं समझी हूँ। H2O वाटर का फॉर्मूला है। यहाँ पे आप देख रहे हो H कितने दिए हैं, 2 दिए गए हैं, ऐसा नहीं दिया है OH2 नहीं दिया है। अगर ऐसा दिया होता होल 2 है, मतलब O के भी जो एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं, O के भी एटम 2 हैं और हाइड्रोजन के भी एटम 2 हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ H के आगे 2 दिया गया है, मतलब हाइड्रोजन के एटम 2 हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो हाइड्रोजन का मास होता है वो 1 होता है, तो 2 × 1 इज़ 2 ओनली। एंड जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास जो होता है वो 1:16 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2:16। जब हम इसको काटेंगे तो 1:8 आ जाएगा। ये होता है, इसको कहते हैं सॉल्व करना, मतलब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तब जाके यहाँ पे 1:8 आया है, ठीक है, तब जाके यहाँ पे 1:8 आया है, 1:8, ठीक है। कोई सा भी सोर्स ले लो वाटर का, नाली का ले लो आप, टैप का ले लो आप, वाटर फिल्टर का ले लो आप, वो जो होते हैं ना कुआं होता है, कुआं वहाँ का ले लो आप, किसी का भी मास ले लो, कोई भी वाटर ले लो, सॉरी, उसका मास 1:80 होगा, क्योंकि उसमें भी हाइड्रोजन, उसमें भी ऑक्सीजन है, उसमें कोई CO2 या फिर कोई क्लोरीन, नाइट्रोजन ऐसा कुछ तो डाल नहीं देगा ना। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बनता है। वाटर का फॉर्मूला हर कंट्री में सेम है, ठीक है। इफ़ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिस्कम्पोज्ड 1 kg ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड। Similarly, in ammonia, nitrogen and hydrogen are always present in the अब जो अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं, वो 14:3 के रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं बाय मास, वॉट एवर द मैटर और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन्ड। This led to the law of constant proportion, which is also known as the law of definite proportion. Definite proportion भी कहते हैं law of constant proportion को क्यों कहते हैं वो भी देखते हैं। This law was started by Proust that कि in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass. क्या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, नहीं तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर कोई दो है कोई एलिमेंट्स है, कंपाउंड है, एलिमेंट्स जो भी है, अगर हम आप उसको मिक्स करते हो तो वो डेफिनाइट प्रोपोर्शन में मिक्स होंगे, वो सेम प्रोपोर्शन में मिक्स होंगे, वो डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं होंगे। जैसे 15 अगर वाटर से 15 अगर हाइड्रोजन से गया है, लेट सपोज करना है, और तो 15 ही ऑक्सीजन से जाएगा, वो सेम प्रोपोर्शन में जाएगा, डिफरेंट प्रोपोर्शन में कभी नहीं जाएगा, तभी जाके वो बनता है। इसको ही कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सब जो है जब भी आप कोई केमिकल फार्मूला कर रहे हो उसमें जो है वही वह बनेगा फिर वो, ठीक है, उसका फिक्स्ड रहना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो साइंटिस्ट ने फेस करी और हमें भी फेस कराने का मौका जो अभी दिया है, साइंटिस्ट वॉज टू अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। तो ब्रिटिश जॉन डाल्टन जो है उनने कुछ थ्योरीज प्रोवाइड कर दी, ठीक है, उन्हें थ्योरीज प्रोवाइड कर दी। डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर which was still then just a philosophy. He could name atoms as given by the Greeks and said that the smallest particle of matter are atom. This theory was based on the law of chemical combinations, and Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and the law of देखो भी इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, बट अब हमें ज़रूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो भाई साहब हैं इनका दिमाग चल गया है, तो जो है अब जो है इनने थोड़े बहुत पोस्टुलेट्स दे दिए हैं, वो हम पढ़ेंगे, इनके बारे में डीप नहीं जाएंगे। दादा ने हमें पढ़ाई करवाई बहुत ज़्यादा,
तो पता नहीं क्या करवाएंगे, इतनी पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत थी, सिंपल एक्सप्लेनेशन था, लिख देते ना, लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें नहीं पचा। अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, ये सब स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं जिनको एटम कहते हैं। हमेशा याद रखना, मैटर के अंदर होते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये जो तीनों होते हैं ये होते हैं स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनते हैं जिनको कहते हैं एटम्स, डेल्टन के हिसाब से। अब पोस्टुलेट्स दिए हैं उनने कुछ। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो सारे मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स जिनको हम इन नेत्रों से भी नहीं देख पाते हैं, एटम से बने होते हैं। ठीक है, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो एटम है वो कभी भी ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, तो कैसे क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो जाएगा यार, इतना सिंपल कैसे कोई इंसान लिख सकता है पोस्टुलेट्स में, लेकिन कोई आइडिया तो होगा पीछे। आइटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। Atoms of given elements are identical. केमिकल प्रॉपर्टीज़ और आइडेंटिकल मास, मतलब जो एटम्स हैं, अगर कोई दिया है एटम एक गिवन एलिमेंट का तो वो सब सेम होगा, सेम का इसमें प्रोसेस। आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब जो एटम वो, अब अगर हमने एक तरीके का सेम एलिमेंट लिया तो जो उसका मास और जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सब सेम होंगी, लेकिन अगर वही हम एटम डिफरेंट एलिमेंट्स का ले लें तो उनके जो मास, उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी। ठीक है यार, ये उनको तो कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ उनके। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जो एटम्स होते हैं वो स्मॉल होल नंबर के रेशियो में, हमेशा होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होते हैं कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो रिलेटिव नंबर है किसी भी एटम का वो तो कांस्टेंट रहता है गिवन कंपाउंड में। Now you will study in the next chapter that all atoms are made up of still smaller particles, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जो एटम है वही एक लौता इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, ना ही वो सबसे छोटा पार्टिकल है। एटम के अंदर और पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, वी माइट थिंक दैट if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? अब हाँ, सही तो बोल रहा है, अगर इतना छोटा सा पार्टिकल है तो क्यों हम उसके पीछे पड़ा रहे, इतना कुछ तो बात होगी। दिस इज़ बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। हमारी एंटायर वर्ल्ड है वो एटम से बनी हुई है। कैसे भाई, कैसे वी विल नॉट बी एबल टू सी दैम बट दे आर देयर। हम भले ही आइटम्स को देख नहीं पाते लेकिन वो ज़रूर हमारे आसपास होते हैं। ये तो भगवान की तरह हो गया कि भगवान को चाहे हम देख ना पाए लेकिन वो हमारे आसपास ही रहते हैं। इनने तो एटम को भगवान बना दिया। एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वॉट एवर वी डू। Through modern techniques, we can now produce magnified images of surface of elements showing atoms. Oh my God! ये क्या है? सिलिकॉन एटम्स दिखाए गए हैं सरफेस ऑफ सिलिकॉन पे। ओके, गुड, थैंक यू सो मच। भगवान आपको भला करे कि एटम का एक्सप्लेनेशन तो आया थोड़ा, क्योंकि हम तरस गए थे व्हाट इज़ एटम पे आने के लिए। बहुत ज़्यादा आलसी चैप्टर हो रहा था बिना एटम, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा बहुत चैप्टर्स जो हैं उसमें हम स्टार्टिंग का जो टॉपिक है वही डिस्कस करते हैं। तो अभी जो है व्हाट इज़ एटम से हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। अभी के लिए बाय बाय। और इतना पूरा अच्छे से वीडियो देखना, फिर आप रीड करना, फिर खुद से क्वेश्चन बनाना, और नहीं समझना है तो फिर से वीडियो को देखना।
एंड फिर भी ना समझ में आए तो प्लीज़ थोड़ा मन लगा के देखना है, तो फिर वो आपके माइंड की गलती है, आपके ध्यान की गलती है। तो अभी के लिए हम बाबा है व्हाट इज़ एन एटम को नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाबा एंड थैंक यू सो मच।